हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 26 सितंबर 2024 के तीन प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे और तीनों बहुत इंटरेस्टिंग समाचार हैं, जिसमें से पहला है कि चीन द्वारा काफ़ी समय बाद, लगभग देखा जाए तो 40-44 साल बाद यानी 4 दशकों बाद प्रशांत महासागर में अपने ICBM का प्रक्षेपण किया गया है। ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। और ये एक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ आप किस समय पे करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं, वो इसे चर्चा बना देता है। कि ऐसा नहीं कि चीन के पास ICBM नहीं है, लेकिन जिस समय कर रहा है, जिस परिस्थिति में कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है और इसलिए वो चर्चा में बन गया है, तो उसको हम देखेंगे। दूसरा मुद्दा है कि प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को ये शुरू किया गया था कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के। उसके बाद से 2 साल हो गया है और उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी रही हैं, कई सारी कमियाँ भी रही हैं, थोड़ी बहुत सफलताएं भी रही हैं, कई सारी चुनौतियां हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सप्लेनेशन वाले जो पार्ट है उसमें डिटेल में समझा है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली सरकार द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी शीतकालीन यानी सर्दियों के समय जो वायु प्रदूषण की खराब स्थिति रहती है उससे निपटने के लिए शीतकालीन कार्य योजना अपनी लॉन्च की है। इसमें 21 प्रमुख बिंदुओं पर बात की गई है, तो हम इसमें अपने जो देखेंगे कि उसके मुख्य मुख्य पहलू क्या है, कहाँ तक ये सफलता पा सकती है या उसको लेकर संभावना है, और समझेंगे कि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक और आर्थिक पहलू उसका खासतौर से दिल्ली के संदर्भ में क्या है। ठीक है, आइए पहले देखते हैं चीन द्वारा प्रशांत महासागर क्षेत्र में ICBM का प्रक्षेपण। ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक जाती हो और इसमें एक टेक्निकल रेंज है कि 5500 किलोमीटर के रेंज से ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए ये चीन की मिसाइल है DF-41, ये इनकी सबसे लेटेस्ट मिसाइल है। अनुमानतः, हालांकि बताया नहीं गया है कि किस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, कितना दूर गया है, लेकिन अनुमानतः इसी मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है जो 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक जाती है और बड़े आराम से चीन से अमेरिका के मुख्य भूमि पर जा सकती है। ये मिसाइल अगर देखा जाए तो अभी तक जो चीन में इसके पहले प्रशांत महासागर में जब मिसाइल परीक्षण किया था और बताया था तो वो 1980 में किया था, अपने DF-5 मिसाइल का किया था जो 8,000 किलोमीटर की क्षमता है, और उसके बाद से अब तक वो चोरी छुपे अपने रेगिस्तान में या अपने सागरी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण ICBM करता रहा है। लेकिन इस समय जबकि पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, खासतौर से दक्षिणी चीन सागर और चीन के आसपास जापान सागर और इस तरह के क्षेत्र में तनाव है, रूस और चीन जो है वहाँ पे एक अपना बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, ऐसे समय में चीन के द्वारा ये ICBM का परीक्षण महत्वपूर्ण है। तो हम समझेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ICBM क्या होता है, उसकी क्या क्या खास बातें होती है। वैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर ज़्यादा रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को कहा जाता है, लेकिन उसकी कुछ और विशेषताएं होती है जो सामान्य तौर से देखी जाती हैं। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चीन ने 25 सितंबर को प्रशांत महासागर में एक अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो कहते हैं कि दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब अभी तक चीन द्वारा परीक्षण किया जाता रहा है, लेकिन वो परीक्षण वो खुद के अपने रेगिस्तान वाली क्षेत्र में करता था या खुद के अपने जो क्षेत्र है, अपना जल क्षेत्र उसका कह रहे हैं, उसी के में वो करके अपना काम चला लेता था। लेकिन पहली बार बहुत दिनों बाद, पहली बार नहीं बहुत दिनों बाद 1980 के बाद चीन द्वारा जो ये ICBM का परीक्षण किया गया है उसके बारे में बताया गया है, ओपनली बताया गया है। और देखा जाए तो ये उसका जो उद्देश्य है कि इस जो लोग कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बताया गया है, क्यों ओपनली परीक्षण किया गया है जबकि वो खुफिया तौर पे करता रहा है, तो लोगों का कहना है कि इसका जो उद्देश्य है वह क्षेत्रीय जो तनाव है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो तनाव है उसके बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों यानी कि वेस्ट कंट्रीज को एक संदेश भेजना है कि उसके पास क्षमता है ना। चीनी मंत्रालय ने कहा कि उसका जो ये बयान में कहा कि ये जो परीक्षण किया गया है ये PLA या पीपुल लिबरेशन आर्मी, चीन की जो सरकार है वो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ही है और उसका एक सैन्य धड़ा है पीपल लिबरेशन आर्मी,
उसी की जो रॉकेट फोर्स है उसका कह रहा है कि उसके नियमित प्रशिक्षण का यह हिस्सा है और किसी देश के लिए नहीं है। इस परीक्षण का चूंकि के साथ ही चीन ने एक देखा जाए तो जिस समय किया कह रहे हैं कि चीन और रूस जापान के करीब समुद्र में नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे समय में किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि हालांकि इस परीक्षण के दौरान चीन ने एक परंपरा रहती है कि जब कोई ताकतवर न्यूक्लियर संपर्क देशों के बीच आपस में इस तरह के रहते हैं कि कहीं कोई मिसाइल आप परीक्षण कर रहे हैं तो कोई गलती से मिसकंसेप्शन ना हो जाए, इसलिए पहले ही बता दिया जाता है। तो चीन ने, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि चीन ने उसे पहले ही उन्हें पूर्व सूचना थोड़ी बहुत मिल गई थी कि इस तरह का परीक्षण किया जाएगा। तो जो निश्चित रूप से ये सही प्रक्रिया है, इसी तरह का चीन के रूस के साथ भी है। अब ये से भारत को भी बताया होगा, लेकिन भारत उस चूंकि पैसिफिक क्षेत्र में है नहीं तो भारत को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अमेरिका पैसिफिक क्षेत्र में है तो इसलिए उसने निश्चित रूप से बताया है। अब हम जरा देखते हैं कि चीन द्वारा किया गया यह परीक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, डिटेल में देखते हैं। देखिए, कोई काम, वैसे तो ये सबको पता है कि चीन के पास इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और उसने तैनात भी कर रखी है। कई सारे उपग्रहों के जो है तस्वीरें बताती हैं कि वो अपने रेगिस्तानी क्षेत्रों में कई सारे मिसाइल सिलो बनाया है। और मिसाइल सिलो मतलब ज़मीन के अंदर एक जो है होता है जिसमें मिसाइल रखी जाती है और आमतौर पर उन सिलों से ही लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM ही फायर की जाती है, उसी के लिए वो बनाया जाता है। तो ये सबको पता है कि चीन के पास है ही। और 1980 में ही चीन ने 8000 किलोमीटर की क्षमता वाला ICBM को प्रक्षेपण कर रखा है। तो सबको पता है कि चीन के पास तो मिसाइल है ही। लेकिन चीन ने अब मतलब एक परंपरा को तोड़ते हुए अब की बार प्रक्षेपण किया है, और प्रक्षेपण भी किया है तो एक कह सकते हो कि उस क्षेत्र में किया है जिस क्षेत्र में ऑलरेडी तनाव है, यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र में किया है, और उसको बताया भी है। ये बहुत रेयर है कि चीन जो खुफिया काम करता है अब की बार उसने बताया भी है, और उस क्षेत्र में किया है जिस क्षेत्र में ऑलरेडी तनाव बहुत ज़्यादा है। चीन का जो है जापान के साथ टकराव है, ताइवान के साथ तो पूछिए मत, और दक्षिणी चीन सागर के भी देशों के साथ उसका टकराव चल रहा है। ऐसे में उसी क्षेत्र में प्रक्षेपण करना महत्वपूर्ण है और उसी महत्व को हमें समझना है। देखिए, क्योंकि देखिए नवीनतम प्रक्षेपण के साथ ही चीन ने 4 दशकों से भी अधिक समय से प्रशांत महासागर के ऊपर पहली बार ICBM का परीक्षण किया है। अब कोई 4 दशक, यानी 4 दशक भी नहीं, 44 साल से अगर कोई काम नहीं कर रहा है, अगर किया है तो उसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए, 1980 में चीन ने देश के उत्तर पश्चिम छिंजियांग से सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दक्षिणी प्रशांत में अपना ICBM DF-5 का परीक्षण किया था, जो 8000 किलोमीटर रेंज का। तब के बाद वो चीन छुपे छुपे ही अपनी बात करता है और अधिकांश जो है वो अपने ही क्षेत्र में कर देता है, शिंजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के रेगिस्तान में, और जो उसका सागर है उसी में करता है। और जो ये चीन का नवीनतम ICBM है इसे DF-41 बोला जा रहा है, इसका नाम है DF-41, और यह जो है इसकी मारक क्षमता 12000 से 15000 किलोमीटर होने का अनुमान है, और यह अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम है। इसके बारे में अगर और देखें तो देखिए, चीन का अमेरिका और पश्चिम के लिए एक शक्तिशाली जो है संकेत दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सुरक्षा विश्लेषणों का मानना है कि इस परीक्षण की चीन की दुर्लभ घोषणा पूर्वी चीन सागर और ताइवान जल डमरूमध्य से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक आसपास के जल क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक संदेश है। अमेरिका क्या कर रहा है? अभी हाल फिलहाल में देखा था कि उन्होंने जापान के साथ और फिलीपींस के साथ, तीनों के साथ एक ट्राइलेटरल बनाया है, और इन दोनों देशों के साथ उसके पास बहुत पहले से ही समझौता है एक दूसरे की मदद करने के साथ। उसका कहते हैं कि पूरे दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में, दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के सभी देशों के साथ उसके टकराव है, जिसमें वियतनाम है, उधर ऑस्ट्रेलिया है, और अभी देखेंगे कि क्वाड का भी मीटिंग हो रहा है। तो ये हुआ है अमेरिका में। तो इन सभी पहलों में जब तनाव बढ़ा हुआ है, चीन ने अपनी मिसाइल परीक्षण करके कुछ समझाने की कोशिश की है। इसको देखिए विशेषज्ञों के दृष्टि से, तो एक सियोल है के विश्वविद्यालय है, ईवा विश्वविद्यालय, उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग के प्रोफेसर है लीफ एरिक इसले। उनका कहना है कि चीन का परीक्षण वाशिंगटन या अमेरिका के लिए एक संदेश था कि ताइवान जल डमरू मध्य में संघर्ष में
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से अमेरिकी मुख्य भूमि पर भी हमला होने की आशंका होगी। यानी 12,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज वाली जो ICBM इसने किया है, ये दिखा, इनका कहना है ये अमेरिका को भी चेता रहा है कि आपके मुख्य भूमि पर भी परमाणु हमला हम करने में सक्षम हो सकते हैं अगर आप इस हस्तक्षेप में, यानी ताइवान को जब हम कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो उसको अगर लेंगे तो होगा। दूसरा, एशिया में भी अमेरिका के सहयोगियों के लिए चीन का यह एक उत्तेजक परीक्षण है। वो इसे सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। अमेरिकी सहयोगी एशिया में कौन कौन है? जापान है, देखा जाए तो फिलीपींस है, ताइवान है, भारत को भी मान लीजिए, लेकिन भारत का अभी उस सागर से कोई नहीं है, लेकिन भारत को भी मान लीजिए। ये चीन समझाना चाहता है कि भाई हम एक साथ कई सारे प्रक्षेपण कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वो रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास भी कर रहा है, दूसरी तरफ इसने उसको परीक्षण भी किया है। साथ ही साथ अभी जैसे हमने कहा ना कि ये PLA के रॉकेट फोर्स का जो है, जो उनकी सबसे बेहतरीन आप कह सकते हो, उनके PLA का सबसे जो कोर है PLA रॉकेट फोर्स, जिसका वो हर साल नुमाइश करता रहता है बीजिंग में, उसका जो है ये, उसके बारे में भी पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, या कह सकते हैं पिछले साल से, वहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए वो बड़ा जाना जाता था। उसके कई सारे कमांडरों को हटाया गया। यहाँ तक समाचार आया, खबरों में आया कि इसमें जो ऑयल प्रयोग किया जाता है मिसाइलों के लिए, मिसाइल एक्चुअल में एक रॉकेट ही होता है जिसमें वॉरहेड लगा होता है, तो उसमें जो फ्यूल प्रयोग किया जाता है उस फ्यूल की जगह पानी भरा मिला है, और ये बड़े पैमाने पर देखा गया। और इसको लेकर कहीं न कहीं दुनिया में मजाक उड़ा था, और लोगों को, चीन को ये लगा था कि लोग ये समझ सकते हैं कि जो है वो उनकी क्षमता कम हो गई, तो इसलिए चीन के द्वारा, लोग कह रहे हैं कि चीन ने इस प्रक्षेपण के द्वारा अपने जो PLA की रॉकेट फोर्स की स्थिति डामाडोल हो गई थी, उसके बारे में भी बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ों के से हम उबर चुके हैं और हमारी तैयारी जो है चाक चौबंद है। जरा सा चीन के ताकत के बारे में हम देख लें तो देखिए, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और सबसे बड़ी नौसेना भी है। उसका सैन्य बजट अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा है, और 2015 के बाद से उसने अपने रक्षा बजट को 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा भी लिया है। अमेरिका के अनुसार चीन के पास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी वायुसेना भी है, जिसके आधे से ज़्यादा लड़ाकू विमान 4वीं और 5वीं पीढ़ी के हैं। हालांकि इसमें ज़्यादातर जो है चीन के ही विमान हैं, जिसका चीन के समान ही आप कह रहे हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक की बात है। फिर भी आंकड़ों में तो है कि उसके पास 5वीं और 4थी पीढ़ी के विमान है, मिसाइलों का एक विशाल भंडार भी है, स्टील्थ विमान है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बमवर्षक है, उन्नत विमान वाहक पोत हैं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है इनके पास, न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें चीन के साथ चल रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व ने चीन अपनी परमाणु क्षमता को भी खूब मजबूत किया है। PLA के रॉकेट फोर्स को नया रूप दिया गया है, जो देश के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों को तेजी से बढ़ते शस्त्रागार की देखरेख भी करती है। अनुमान बता रहे हैं, जैसे उपग्रह से भी पता चल रहा है कि तस्वीरों से, चीन के रेगिस्तान में ICBM के सैकड़ों सिलोज बनाए गए हैं। सिलोज जिसमें ICBM को रखा जाता है ज़मीन के अंदर, और वो ज़मीन के अंदर से ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। हालांकि अमेरिका को पता है कि वो उनके सिलोज कहाँ कहाँ हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि सिलोज बनाया जाता है, उसमें अमूमन ICBM को ही फायर किया जाता है। बाकी मिसाइल्स जो और बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उन्हें कहीं से भी, लेकिन ICBM चूंकि बहुत बड़ी होती हैं इसलिए उनको आमतौर पे अमूमन सिलो से ही फायर किया जाता है। ठीक है। पेंटागन है जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, उसने पिछले साल चीन की सेना पर अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट कहा था। उसमें कहा था कि 2023 तक, यानी पिछले साल तक ही चीन के पास 500 से अधिक ऑपरेशनल वारहेड है, न्यूक्लियर वारहेड है, जिनका सेना में इस्तेमाल, जिनका युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है 500, और उम्मीद भी है कि 2030 तक ये संख्या बढ़ के 1000 हो जाएगा। हालांकि इससे तुलना में रूस के पास 5000 से ज़्यादा है, 56-5700 है, अमेरिका के पास थोड़ा उससे कम ज़्यादा है। पहले तो इनके पास 1000 और 10-20 हज़ार था रूस और अमेरिका के पास, लेकिन फिर कम करने के बावजूद भी रूस के पास अभी 5000 है, सबसे ज़्यादा वारहेड उसी के पास है। तो ये उसकी तैयारियां हैं अमेरिका की, चीन की, और इस संदर्भ में ये बातें, चीन उसकी ताकत भी है, और उस बातों में वो अमेरिका और अन्य चीज़ों को दिखाना चाहता है कि प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो वो उसके मुख्य भूमि तक भी लड़ाई ले जा सकता है। और स्ट्रेटजी में, कूटनीति में, डिप्लोमेसी में इस तरह की मैसेजिंग की जाती है अपने प्रक्षेपणों के द्वारा। ठीक है। अब ये धमका तो नहीं सकता ना कि तुम हम करोगे तो हम वहाँ करेंगे। उसने दिखा दिया कि हमारे पास है 15,000 किलोमीटर की मिसाइलें,
तो अब समझ लो 15,000 किलोमीटर की मिसाइल है, यानी हम तुम्हारे यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। तो जरा से इस मिसाइल के बारे में भी, तकनीकी पहलू को भी देखने की, ICBM क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें हमें समझेंगे कि इंटर कॉन्टिनेंटल क्या होता है और बैलिस्टिक और मिसाइल। मिसाइल के बारे में, मिसाइल एक रॉकेट होता है, उसको इस तरह से टारगेट किया जाता है कि वो युद्धक चीज़ों को, हथियारों को, या कह सकते हो गोला बारूद को, अब टैंक आदि थोड़ी नहीं जाएगा, गोला बारूद या विस्फोटकों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में वो सक्षम होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो परवलयाकार जो है, देखिए मिसाइल के में मोटे तौर पे मिसाइल को जो है ना 2 रूपों में देखा जाता है। वैसे तो अगर एक तो उनके प्रकार के रूप में अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक होती है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती हैं, लंबी दूरी की होती है, लंबी दूरी, भारी वजन। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं ये स्ट्रेटेजिक मिसाइलें होती हैं, और इन्हीं के जरिए जो है परमाणु बमों को, यानी परमाणु बम भारी होते हैं तो परमाणु बमों को इन्हीं मिसाइलों के जरिए, इन्हीं मिसाइलों के जो रूप हैं उनके जरिए ले जाया जाता है। ये जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक जाना होगा तो ये परवलयाकार आकार में चलते हैं, यहाँ तक इसको ईंधन चाहिए, इसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण चलते हैं, जिससे ये लंबी दूरी तक जाते हैं। ठीक है, इसकी अच्छी बात ये होती है बैलिस्टिक मिसाइलों की कि ये लंबी दूरी तक जाते हैं, ज़्यादा सामान ज़्यादा भार लेके जा सकते हैं, बहुत तीव्र गति से जाते हैं, यानी इसमें से हाइपरसोनिक होते हैं, सुपरसोनिक तो होती ही होती हैं, हाइपरसोनिक भी होती है, 10 मैक 15 मैक 20 मैक तक की स्पीड की होती है, लॉन्ग रेंज होती है, स्ट्रेटेजिक होती है, न्यूक्लियर वारहेड ले जाती है। लेकिन इनकी कमी ये होती है कि ये जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ये वातावरण में पकड़े जाते हैं, और इसके कारण एंटी मिसाइलों का जो है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, उनके खतरे में आ जाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइलों के उन्नत संस्करण है, खासतौर से जो ICBM है या बड़े रेंज की मिसाइलें हैं, उसमें MIRB मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल जो है व्हीकल होते हैं, जिनमें एक साथ कई सारे वारहेड लगा दिए जाते हैं, जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे एक ही साथ वो ले जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे टारगेट कर सकते हैं। उसमें से जैसे 10-12 टारगेट जा रहा है, कितने को मारोगे, 2-4 भी गिर जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। दूसरी जो हम एक है कि बैलिस्टिक हुआ, दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। ये मिसाइलें जो है ना क्रूज करती हैं ये, और ये छोटी दूरी की मिसाइलें होती हैं, अमूमन ये ज़मीन के सतह के आसपास तक चलती हैं, और चूंकि ये पूरे ज़मीन के आसपास ही चलती हैं इसलिए ये बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं, और इनमें जो है ना, इनका जो आप कह सकते हो कि इनको नियंत्रित जो है पूरे यात्रा के दौरान किया जाता रहता है, इसलिए ये टारगेट बदल भी सकते हैं बीच में और सब कुछ। इनकी खास बात ये होती है कि ये रडार की पकड़ में बहुत कम आती हैं, टैक्टिकल होती हैं, आसपास की जाती हैं, और आमतौर पे ये मिसाइलें जो है पोत या जो है नौसैनिक प्रयोग में किए जाते हैं, इसीलिए क्रूज नाम दिया गया है। लेकिन इसके उन्नत संस्करण, जिसमें आप कह सकते हो जो सुपरसोनिक, यानी ये ज़्यादातर सबसोनिक होती हैं क्योंकि बहुत दूर तक नहीं जाती, जो इनकी सुपरसोनिक है। अब इसमें से कुछ हाइपरसोनिक भी क्रूज मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी की भी हो सकती हैं, जैसे हमारा ब्रह्मोस जो है, रूस और हमारे सहयोग का जो ब्रह्मोस है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जो सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। और इसमें थोड़े बहुत जो है देखा जाए तो इसमें परमाणु हथियार ले जाने में भी हमारी ब्रह्मोस सक्षम है, जो आम तौर पे नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो मिसाइल है वही सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के आग कैटेगरी किया जाता है। वो उनकी स्पीड के आधार पे किया जाता है कि ध्वनि की स्पीड से कम रहती है तो सबसोनिक है, ध्वनि की स्पीड से लेके 3 मैक 4 मैक तक रहती है तो सुपरसोनिक है, उससे ज़्यादा जो 5 मैक से ज़्यादा जाने लगती है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइलें कही जाती है। ठीक है, हम थोड़ा बहुत समझ लें। आइए जरा से इनके देखें। तो जो ICBM है, यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी परवलयाकार में चलेगी, लंबी दूरी की होगी, अंतर महाद्वीपीय, यानी एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक इनकी जाने की क्षमता होती है। इसमें यह तय किया गया है कि जो 5500 किलोमीटर की जो रेंज है, यानी कोई मिसाइल 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की क्षमता में जाएगी तब वो ICBM कहलाती है, और इसे मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए ये 5500 रेंज या ICBM, भारत के पास अग्नि 4 है, वो 5000 किलोमीटर तक जाती है। अग्नि 5 है, वो
आप कह सकते हो कि 7,000 से 8,000 6,000 यानी 5500 से ज़्यादा जाती है। तो घोषित रूप से अग्नि 5 हमारी जो है ICBM है। अग्नि 6 के बारे में तो कहा जाता है कि वो 10 से 12 जिस पे काम चल रहा है। हालांकि लोगों को कहना है कि हमारा अग्नि 4 भी ICBM है और अग्नि 5 तो ICBM है ही। लेकिन भारत को चूंकि अभी खतरे उतना नहीं है, इसलिए वो बहुत लंबी दूरी की अगर दिखाएगा तो वो अमेरिका के और पश्चिमी देशों के आँख का जो है उसको कह सकते हो खटकेगा कि हमारा दुश्मन तो हमारे बगल में बैठा है, या तो पाकिस्तान है या तो चीन है, हमें ICBM की क्यों ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे क्षमता होगी हम भी उसको घोषित कर देंगे कि भाई हमारे पास भी ICBM है। और देखिए अभी जैसे मैंने बताया ना कि इसमें से जो ICBM होती है लगभग सभी ICBM MIRVC होती हैं, ताकि वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वाला जो उससे बच सके और कई सारे वारहेड ले जाए जिन्हें अलग अलग उसको मतलब एंटी मिसाइल वाली जो क्षमता है वो इन्हें मिल सके, क्योंकि ये स्टेल्थ नहीं होती है ना, ये रडार के पकड़ में आ जाती हैं, बहुत दूर तक देर तक चलती है तो आसानी से भी मारा जा सकता है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों को देखें तो उनकी रेंज के आधार पे SRBM, MRBM, IRBM और ICBM के रूप में बांटा जाता है। SRBM शॉर्ट रेंज की होती है, 300 से 500 किलोमीटर के बीच की होती हैं, हालांकि उससे कम भी होती है, हमारी पृथ्वी उससे कम की भी है, पृथ्वी-1। MRBM जो है 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में होती है लगभग। IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये 1000 से 5500 किलोमीटर के बीच की होती है, जिसमें हमारा अग्नि 4 है। और ICBM इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की होती हैं उनको ICBM कहा जाता है। पहली ICBM 1958 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके एक साल बाद जो है अमेरिका द्वारा ICBM लॉन्च किया गया था। उसके लगभग 20-21 साल बाद चीन के द्वारा ICBM लॉन्च किया गया है। और यही 3 देश हैं जिन्होंने घोषित रूप से लैंड पे अपने ICBM को रखा है। हालांकि देखा जाए कि अब एक कई रिपोर्ट से ये भी है कि जिनके पास परमाणु हथियार है उन सब ने अपना ICBM रख रखा है, केवल पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो है बट ICBM नहीं है। यानी भारत के पास भी है, चीन के पास भी है, UK के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, अमेरिका के पास तो है ही है, रूस के पास तो है ही है, इजराइल के पास भी है और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया का जो मोटा तानाशाह है उसके पास भी है। ठीक है, चलिए काफ़ी डिटेल नॉलेज हो गया। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट चीता का हम स्टेटस रिपोर्ट देख लेते हैं। 2 साल हो गए हैं। 17 सितंबर 2022 को ये कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया था मध्य प्रदेश में। उस समय जो है 12 चीते छोड़े गए थे, बाद में और चीते लाके छोड़े गए थे। इसके बाद जो चीते 12 वयस्क चीते छोड़े गए, यानी जो 12 और 8 20 चीते छोड़े गए थे, बाद में किन्हीं कारणोंवश उसमें से 8 वयस्क चीतों की मौत हो गई थी। एक की तो मौत शायद डूबने से हुई थी, जिसमें कई बार क्या होता है कि मेटिंग के दौरान संघर्ष है या बीमारियों के कारण जो कॉलर वाले लगे थे उसके कारण, सेफ्टी के कारण कुल मिला के जो 20 चीते छोड़े गए थे उसमें से 8 की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी संख्या हमारे पास चीतों की संख्या 24 है, क्योंकि इन्हीं दौरान उन चीतों से 17 शावक भी आए थे, जिसमें से 5 की मौत हो गई है। तो 12 शावक बचे हैं, 12 चीते बचे हैं। तो इसलिए देखा जाए तो ये है कि कहीं ना कहीं चीतों की आबादी 2 सालों में बढ़ी है। लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था तो इनको ये एक अम्ब्रेला जो है स्पीसीज के रूप में, कि अम्ब्रेला स्पीसीज वो होती है जिसके कारण उस क्षेत्र में अन्य प्रजातियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां पनपती हैं। तो अम्ब्रेला स्पीसीज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बहुत प्रयत्नों के बाद भी आज की स्थिति ये है कि 24 की 24 जो हमारे चीते हैं वो अभी किस में हैं, वो बाड़े में हैं, उनको जंगल में नहीं छोड़ा गया है, जंगल से पकड़ के बाड़े में रख दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके जो मूल भावना है उसके अगेंस्ट है। उसको लेकर आगे की भी योजना है, आइए ज़रा देखते हैं। हाँ, क्यों ऐसा करना पड़ा है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती या समस्या है वो है कि शिकार की कमी या जो ऐसे जिसका ये शिकार कर सकते हैं उनकी अपर्याप्तता। ये इंडियन एक्सप्रेस का आलेख है, इसी को आइए देखते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता जिसके तहत भारत में चीते की अफ्रीकी उप प्रजातियों को लाया गया था, 17 सितंबर को अपने 2 साल पूरे कर लिए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के 2 व्यापक उद्देश्य थे। पहला, मध्य भारत में चीतों की एक स्थिर प्रजनन आबादी स्थापित करना है, कि एक ऐसी स्टेबल आबादी जो प्रजनन करके अपनी जनसंख्या बढ़ा सके, क्योंकि पिछले 50 60 70 सालों से भारत में चीते समाप्त हो गए थे, अब कोई चीता बचा नहीं था, इसलिए बाहर से अफ्रीकी प्रजाति लाई गई थी।
दूसरा है झाड़ियों, सवाना घास के मैदानों और छरित जंगलों जैसे खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बहाल करने के लिए चीतों की एक अम्ब्रेला प्रजाति को जो है उपयोग करना है। अम्ब्रेला प्रजाति वह प्रजाति जिसे अपने पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में अन्य प्रजातियों की रक्षा करने में मदद करने के लिए ये होता है। 2 साल में प्रोजेक्ट चीता को मामूली सफलता मिली है। क्यों मामूली है? क्योंकि एक तो कुछ इन्होंने घूमने फिरने में भी 1-2 सफलताएं मिली है, दूसरा है संख्या भी बड़ी है, यानी शावक भी 17 हुए हैं जिसमें से 12 शावक जिंदा हैं, जो कि एक अच्छी अब मानी जा सकती है। ठीक है, लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं, आइए जरा देखते हैं। प्रोजेक्ट के तहत 24 चीते बचे हैं। देखिए, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीतों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण हुआ था। इसमें पहले 8 आए थे नामीबिया से और फिर 12 जो है दक्षिण अफ्रीका से। ये 2 समूह आए थे, यानी टोटल 20 चीते हमारे यहाँ पे आए थे। 20 चीतों को यहाँ लाया गया था और पहले इन्हें सॉफ्ट रिलीज बाड़ों में रखा गया था। छोटे छोटे बाड़े थे 1-1 स्क्वायर किलोमीटर में, और बाद में उन्हें जो है ताकि वो स्थानीय वातावरण के अनुकूल हो जाए, फिर उन्हें जंगलों में छोड़ने की बात थी। इसमें कुछ चीते को बाद में जंगल में छोड़ भी दिया गया था, लेकिन उन्हें बाद में वापस लाया गया। अभी देखेंगे क्यों लाया गया था। चीतों के स्थानांतरित समूह से 17 शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 17 शावकों में से 5 की मौत हो गई है, तो 12 शावक बचे हैं। और जो 20 चीते लाए गए थे उनमें से 8 चीतों की मौत हो गई है, तो 12 जो अफ्रीकन चीते बचे हैं और 12 उनके यहाँ पे जो पैदा हुए शावक हैं। और ओवरऑल मिला देखा जाए तो ये 24 चीते जो है बचे हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट चीता के तहत। चीते अभी भी जंगल में नहीं है। एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि चीते अभी जंगल में नहीं है। देखिए, इसमें कहा गया है कि 2 मोर्चों पर इसमें सफलता, मामूली सफलता हमारी प्रोजेक्ट सफल जो है चीता को मिली है। पहला है, नए जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र में अफ्रीकी चीतों के सफल प्रजनन हुआ है और पैदा हुए 17 शावकों में से 12 शावकों का जीवित रहना एक पहला अच्छा ये लक्षण है कि वो यहाँ के हैबिटेट होके इन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई है। और उनमें से 17 में से जो है 12, यानी आप कह सकते हो कि करीब 71% जो है आबादी जो है संरक्षित रही है। दूसरा है, 2 नाम है पवन और बीरा। ये 2 चीते थे जिन्होंने पिछले दिसंबर में जंगल में इन्हें छोड़ा गया था। काफ़ी समय तक ये खुले में बिताया और कूनो के उत्तर में दूर यात्रा की, और एक तो राजस्थान के क्षेत्र में भी ये प्रवेश किए, यानी कि यह जो है जंगलों में घूम फिर रहे हैं। ये भी 2 के मामले के बारे में है कि ये बताता है इससे। लेकिन इसमें इस परियोजना को इस साल झटका लगा, क्योंकि उसमें से एक जो पवन है वो डूब के मर गया, ऐसा बता है। इसके बाद जो जितने भी जीवित चीते थे सबको बाड़ों में बंद कर दिया गया है और बाद में कहा गया था कि इन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी समस्या है। तो यानी पे एक है कि इससे चीतों की जंगल में अपना हैबिटेट जो स्थापित करने की क्षमता है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि संरक्षण वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चीतों को जंगल में छोड़ने में देरी हो रही है। जैसे नामीबिया में या और वहाँ पे व्यवस्था है कि चीतों को अगर 2 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा अगर बाड़ों में रखना होता तो या तो उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें परमानेंट जो है बंद किया जाता। और यहाँ पे लगभग 2 सालों में अभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी सारे चीते छोड़े जाए। और भारत सरकार की खुद अपनी योजना है कि चीतों को 4 से 5 सप्ताह क्वारंटीन, इसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बस यानी 4 सप्ताह यानी 2-3 महीने बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। उसकी समस्या मेन क्या है? अपर्याप्त शिकार की समस्या है, यानी जिनका वो प्रे जो उन्हें चाहिए वो कम है। देखा जाए तो ये जो चीते और उस एरिया में रहने वाले तेंदुए दोनों हैं वहाँ पे, ये कभी जो रिपोर्ट बता रही है चीते जो चीता छोड़ा गया है और जो वहाँ के तेंदुआ जो है पहले से है लियोपोल्ड, इनके प्राथमिक शिकार चीतल का ये शिकार करते हैं। 2021 में प्रति 23.43 जानवर प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 23.43 जानवर का औसत आता था। 2024 में घट के 17.5 हो गया, यानी चीतल की संख्या घटी है। और कूनो नेशनल पार्क में चीतल की वर्तमान आबादी लगभग 6700 है, जबकि 91 तेंदुओं और 12 वयस्क चीतों के लिए लगभग 26,000 चीतल की संख्या चाहिए। यानी चीतल की संख्या बहुत कम है, जिनके कारण इनको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है। किसको? और भाई तेंदुए तो वहाँ रह ही रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो उसके साथ जो है संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। ये एक प्रमुख मुद्दा इसमें
बना हुआ है। अब ये है कि प्रोजेक्ट चीता के लिए भविष्य की योजना क्या है। तो देखिए जो अनुभव है उससे ये सीख मिली है कि चीते दूर दूर घूमते हैं, जाते हैं, घूमना टहलना करते हैं। जो उनके रेडियो कॉलर था उनसे पता चला कि जैसे बीरा है, पवन और बीरा जिन्होंने खूब घूमते थे, प्रतिदिन 5.82 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। पवन जो है 4.75 यानी लगभग 5 किलोमीटर की ये भी दूरी याद करता, और बीरा अक्सर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर प्रादेशिक जंगलों में भी जाता था। और ये इसके कारण अब ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर अंतर्राज्यीय परिदृश्य परीक्षण यानी हैबिटेट इसको परीक्षण करने पर इस पर बल दिया जा रहा है। और इसमें यह हो रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों को मिला के अंतर्राज्यीय कूनो गांधी सागर ये एक पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, और उसमें इस पूरे क्षेत्र में 60 से 70 चीतों की आबादी जो है संरक्षित की जाए, जब भविष्य में इसमें रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए शिकार का प्रबंधन करना पड़ेगा, यानी उनके लिए शिकार करने वाले जानवरों की संख्या ठीक ठाक रहे। अंतर्राज्यीय समन्वय 2 राज्यों में है तो इनके बीच में आपस में समन्वय होना चाहिए। वहाँ के हैबिटेट जो है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संरक्षण या उनकी सुरक्षा देखनी चाहिए, ताकि वो सुरक्षित उसमें आवास में अपने रह सके। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं और ये कुछ पहलू है जो इसमें कहा गया है। आइए तीसरा मुद्दा देखते हैं। ये कल 25 सितंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कोई राय जी, हाँ गोपाल राय जी ने दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना को लागू किया है। देखिए अक्सर ये होता है कि दिल्ली में सर्दियां जब आती हैं तो दिल्ली एक तरह से गैस चैम्बर बन जाता है, या वायु प्रदूषण की इतनी खराब स्थिति हो जाती है कि कई बार तो इमरजेंसी में लोगों को बाहर निकलने से भी रोका जाता है। और स्कूल, जिम्स और यहाँ तक कि कई बार ऑफिसेस को भी बहुत गैर जरूरी ऑफिसेस को भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। ये स्थिति काफ़ी समय से बनी हुई है। इसके कुछ घरेलू कारण है, कुछ बाह्य कारण है, कुछ जलवायु कारण है। कुल मिला के ये सारे कारण दिल्ली को गैस चैम्बर बना देते हैं। उसको लेकर कई सारे नियम हैं। दिल्ली सरकार ने इस बार जो है जो कार्य योजना लाई है उसमें कहा गया है मिलके हम पर्यावरण का जो है या जल प्रदूषण का मुकाबला करेंगे, एक तरह से थीम है। और इसमें 21 क्षेत्रों के लिए कार्य योजना है, जिसकी कुछ प्रमुख है, जैसे कि स्मॉग मशीनों को, जो एंटी फॉग मशीन हैं उनको बढ़ाया जाएगा, ड्रोन से निगरानी किया जाएगा, समितियां बनाई जाएंगी, ज़रूरत पड़ने पे कृत्रिम वर्षा भी किया जा सकता है, आड इवन भी लाया जा सकता है, दिवाली पर पटाखों की सख्त बंदी भी की जा सकती है। ये सारे पहलू शामिल हैं। लेकिन कई चीज़ें अभी कही जैसे आशंका देखी जा रही है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे दिवाली पर पटाखों का बैन, इसमें आपको आम लोगों को शामिल करना पड़ेगा, अन्यथा इसके विरोध भी देखे जाते हैं। दिल्ली के प्रदूषण की बहुत सारी समस्या सिर्फ आंतरिक नहीं है, बाह्य भी है, जैसे कि रेजिड्यू जलाने की चीज़ें हैं, उनके साथ कितना कोऑपरेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे पहलू हैं। तो आइए ज़रा सा हम इनको देखते हैं कि क्या मामला है। क्योंकि वायु प्रदूषण जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए फेफड़ा जनित बीमारी, हृदय जनित बीमारी के तो कारण बनते ही हैं। इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर दिल्ली में देखा जाए तो गरीब और कमज़ोर वर्गों को पड़ता है, क्योंकि उनके पास न केवल इससे बचने का बेहतर तरीका होता है और न ही इलाज पे वो इतना वहन कर सकते हैं, जबकि अमीर आदमी तब भी इससे बच सकता है। चलिए आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने 25 सितंबर को शहर की बहुप्रतिष्ठित शीतकालीन कार्य योजना का अनावरण किया, जिसमें आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किया गया। ये योजना 21 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें ड्रोन से निगरानी, धूल रोधी अभियान, सड़क सफाई मशीनें, 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गनें की तैनाती जैसी पहले इसमें शामिल है। तो ये कुछ पहले है, और इनमें अगर हम 21 प्रमुख क्षेत्रों में सभी का नहीं देखना है, मोटे तौर पे देखें कि इसका प्रमुख तत्व क्या है। तो देखिए इस साल की जो मुख्य बात है, ये विंटर एक्शन प्लान है, इसकी थीम है मिलकर चले प्रदूषण से लड़े, यानी आइए प्रदूषण से लड़े। यानी ये दिल्ली सरकार की यह कार्य योजना लोगों को आमंत्रित कर रही है प्रदूषण से लड़ने के लिए, और वो जरूरी भी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आप पर्यावरण हस्तक्षेप या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आम लोग, सरकारी तंत्र की तो एफिशिएंसी चाहिए भी है, उसमें आम लोगों की भी भागीदारी चाहिए, क्योंकि बगैर आम लोगों के सहयोग से ये संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात कि प्रदूषण के हॉट स्पॉट की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले तक जो है मैनुअली निगरानी किया जाता है, अब ड्रोन से निगरानी किया जाएगा, जिससे और सख्त निगरानी संभव हो सकती है। साथ ही में अब प्रदूषण के पता चल गया तो इसकी स्तर की निगरानी और उसके अनुसार प्रक्रिया करने के लिए 6 सदस्यों की एक समर्पित टास्क फोर्स भी गठन करने पर सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। और आगे इसमें क्या है
इस योजना ने धूल प्रदूषण से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि दिल्ली में बिगड़ती वायु प्रदूषण में वो महत्वपूर्ण योगदान करता होता है, जिससे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए दिशा निर्देश का जो है सख्त पालन किया जाएगा। सड़कों पर जो कण पदार्थ है या धूल है उनको रोकने के लिए सड़क साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और मशीनें तैनात की जा रही है। इसी की तरह पार्टिकुलर मैटर या कर प्रदूषण से निपटने के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन की आवृत्ति की बढ़ाई जाएगी। जो पहले थी, मतलब पानी छिड़कती थी दिल्ली के सड़कों पे ऐसे कि वो जो है धूल कण या जो कण है कार्बन के वो उस पानी के साथ नीचे आ जाए, ये भी पूरे शहर में इसकी आवृत्ति बढ़ाई जाएगी। साथ ही में दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध भी लागू होगा, खास तौर से दिवाली के त्यौहार के दौरान, क्योंकि उस दौरान वायु प्रदूषण के स्तर को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचता है, ऐसा इसमें कहा गया है। कचरा जलाने से भी जो दिल्ली में जो वायु प्रदूषण होता है काफ़ी होता है, उससे भी निपटने के लिए सरकार ने जो है 588 टीमें तैनात कर रखी है। दिल्ली की इस शीतकालीन कार्य योजना को बढ़ते प्रदूषण के स्तर के प्रति अपनी प्रक्रिया में लचीलापन बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यानी कि ये इसमें योजना जो है ये लचीलापन ही है, यानी कि अगर लचीलापन मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर प्रदूषण ज़्यादा रहा तो सरकार RD1 भी लागू कर सकती है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अगर प्रदूषण बढ़ा तो RD1 लागू कर देगी, प्रदूषण घटा तो हटा भी सकती है। प्रदूषण बढ़ा तो ये इस बार भी प्लानिंग कर सकती हैं कि शहरों के स्तर पे कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाए ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। कई सारे बड़े शहरों में दुनिया के ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब ये प्रश्न है कि इसके जरिए क्या वायु प्रदूषण से निपटने में ये पर्याप्त होगा? देखने से तो लग रहा है कि हाँ, काफ़ी कुछ पिछली बार से अच्छा किया गया है, लेकिन प्रदूषण का जो मुद्दा है दिल्ली में ना, वो कई सारे पहलू पर होता है। जैसे देखा जाए कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में जो प्रदूषण होता है स्तर, वो न केवल स्थानीय गतिविधियों का परिणाम है बल्कि पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेषों के जलाने से भी प्रभावित होता है, और वो जलाना शुरू हो गया है। उसके लिए क्या किया जाएगा, इसमें ये बातें नहीं है। यानी शीतकालीन कार्य योजना प्रदूषण के आंतरिक स्रोतों को तो संबोधित कर सकती है, लेकिन बाहरी योगदानकर्ता जो हो रहे हैं उनसे कैसे निपटेंगे, उनसे कैसे सहयोग बनाया जाएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं कहा गया है। उनके साथ कितना बढ़िया। दूसरा, कृत्रिम वर्षा और वाहनों RD1 प्रतिबंध जैसे उपाय आशाजनक लगते हैं। इन समाधानों को शहर व्यापी पैमाने पर लागू करने की तार्किक चुनौतियों को कम करके नहीं देखा जा सकता है कि इससे जो चुनौतियां आती हैं वो इतनी आसान नहीं है कि आप कर दोगे, वर्षा करा दोगे। वर्षा कराना, कृत्रिम वर्षा कराना, वो भी पूरे शहर भर में, और RD1 को पूरे शहर में लागू करना, उसमें कितनी चुनौतियाँ आती हैं, ये इतना आसान नहीं है। साथ ही में त्योहारों के मौसम के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध, खासतौर से दिवाली पर। अब ये तभी होगा जब लोग सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप निषेधाज्ञा जो होता है वो थोड़े बहुत लोगों के लिए होता है। अब अगर बड़े पैमाने पर आप उसका उल्लंघन करने लगेंगे तो सबको उठा के तो जेल में नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा जाता है ना कि जो पर्यावरण हस्तक्षेप है उसमें आम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। शक्ति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उस शक्ति को कितना लोग उसको ले रहे हैं, कई लोग तो उसके विद्रोह में भी आ जाते हैं, वो चीज़ें खतरनाक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, सभी बड़े पैमाने पर आम लोग कितनी भागीदार करते हैं वही इसमें महत्वपूर्ण होगी। और वास्तविक निगरानी, टाइम बाउंड समय, रियल टाइम निगरानी जितनी होती रहेगी उतना ये बेहतर होगा। क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को लेकर और उसके अन्य पहलू भी है, काफ़ी खतरा माना जाता है। देखिए, वायु प्रदूषण के बारे में जैसे श्वसन संबंधी बीमारियां देखा जाए तो वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं, खासकर उन बच्चों में जिनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं। यानी छोटे बच्चों में ये गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। हृदय संबंधी समस्याएं भी होती हैं, यानी वायु प्रदूषण से सिर्फ फेफड़े नहीं, हृदय संबंधी भी समस्याएं होती है। अध्ययन से पता चला है कि लंबे समय तक उच्च स्तर के पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में रहने के कारण दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकुलर मैटर है बारीक, ये रक्त प्रवाह या रक्त के साथ मिलके उसमें सूजन ला सकते हैं और हृदय संबंधी समस्याओं की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अब अगर ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो ही हैं, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हैं। जैसे कमजोर वर्गों पर अधिक प्रभाव देता है। दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले समुदाय हैं उन पर अक्सर सर्दियों का खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा अपने को गर्म रखने के लिए ज़्यादातर अंगीठी आदि इसी तरह का प्रयोग किया जाता है। उनके पास बहुत रहने की भी व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत छोटे जगह में रह रहे हैं, और ऐसे में
जो बीमार भी होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक नहीं पहुंच पाते, जबकि अमीर आदमी पॉश इलाके में रहने वाले वाटर प्योरीफायर और बहुत सारी चीज़ें रहती है, इलाज आदि कर सकते हैं, उनके पास स्मोक, कई लोग तो अपने पास मास्क आदि रख सकते हैं। तो ये देखा भी गया है कि जब भी कोई पर्यावरणीय चुनौती आती है वह कमज़ोर वर्गों को या गरीब वर्गों को ज़्यादा प्रभावित करती है अमीर वर्गों की अपेक्षा। तो ये एक समस्या। दूसरे, दैनिक जीवन में भी व्यवधान आता है, जैसे सर्दियों के दौरान अत्यधिक वायु प्रदूषण से पहले तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को घर पे रहने पर और वो फिर उनकी पढ़ाई बाधित होती है। जिम आदि नॉन एसेंशियल चीज़ें बंद कर दी जाती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य का प्रभाव होता है, बच्चों के खेलने और स्वास्थ्य का प्रभाव होता है। जिम और स्टेडियम दोनों इसी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। साथ ही में लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जाता है, जिससे मिलने जुलने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार जो है ज़्यादा लंबा समय तक ये होता है तो लोगों में, जैसे सभी में नहीं लेकिन जो पहले से परेशान है उसमें डिप्रेशन आदि की भी शिकायतें आने लगती है। तो ये कुछ मुद्दा है जो दिल्ली के वायु प्रदूषण, यानी एक वायु प्रदूषण की जो समस्या दिल्ली में उत्पन्न होती है उसके जो क्या क्या प्रभाव होते हैं, उनको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जो एक्शन लाया है, शीतकालीन कार्य योजना वर्किंग प्लान लाया है, उसके प्रमुख पहलू, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल हमने समझा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही। इस पर प्रश्न आपको हमारे जो है वेबसाइट पे मिलेंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।